नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली बीज संचयन और सफल मछली पालन की तकनीक। छोटे किसानों के लिए बकरी पालन है लाभकारी व्यवसाय। मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें बात करें कार्प मछलियों के पालन की, तो इसे अगर सही तकनीक से किया जाए तो 1 हेक्टेयर तालाब से 5 से 6 टन तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन इस उत्पादन को लेने के लिए मछली बीज के संचयन से लेकर तालाब के प्रबंधन पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो किस प्रकार से करें इनका पालन, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसानों को हम लोग ये सलाह देंगे कि वो इस वक्त में रोहू, कतला, मृगल, कतला यहाँ पे भाकुर जिसको कहते हैं, भाकुर, कतला और नैन या मृगल, ये 3 प्रजातियां हैं जिनको डालना चाहिए और इनका एक निश्चित रेशियो अनुपात में ये डाली जाए। यानी अगर भाकुर है तो 30%, रोहू 40% और नैनी 30%। और ये तीनों जो हैं वो तालाब के पानी की अलग अलग सतह में भक्षण करती हैं। भाकुर या कतला ऊपर की सतह पे अपना भोजन ग्रहण करती है, रोहू बीच में और नैनी या मृगल वो में अपना भोजन ग्रहण करती है। तो उससे होता यह है कि तालाब में जितना भी प्राकृतिक भोजन उपलब्ध है वो पूरा की पूरा इन मछलियों के लिए उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई 6 तरह की मछलियों का पालन करना चाहते हैं, वह तालाब की ऊपरी सतह पर कतला, सिल्वर कॉर्प और मध्य सतह में रोहू, ग्रास कॉर्प और निचली सतह में नैन, कॉमन कॉर्प का पालन करें, जिसमें 30% कतला, 10% सिल्वर कॉर्प, 15% रोहू, 15% ग्रास कॉर्प, 15% नैन और 15% कॉमन कॉर्प का पालन मछली तालाब में करना चाहिए। इसी तरह से मछली पालन करने से किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। हमारा सलाह किसान भाइयों के लिए ये है कि एक तो सीधे न डाला जाए, उसको हम लोगों ने सलाह दी है, हम लोग अपनी योजनाओं में उसको करा रहे हैं कि तालाब के 10% एरिया पे नर्सरी बनाई जाए और नर्सरी में वो बीज का पहले जो छोटा बीज हैचरी से ला रहे हैं उसको संचय किया जाए। जो बीज हम चाहे नर्सरी के लिए ला रहे हैं, अगर हैचरी से लाएं तो उसको सीधे तालाब में न डाला जाए। उसको जो पैकेट्स आते हैं, एक पॉलीथीन पैक में पैक आता है, उसको पहले उन पैकेट्स को पानी में ऐसे ही डाल दिया जाए ताकि जहाँ से वो बीज आया या रास्ते में उसके टेम्परेचर का जो लेवल आया वो हमारे तालाब के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। अगर हम उसको 15 मिनट अपने तालाब में पैकेट को बगैर खोले भी डाल देते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद एक एक पैकेट को आराम से खोल के और थोड़ा थोड़ा उसमें तालाब का पानी ऐड करते जाएं और जब आधा पानी तालाब का आ जाए तब उसको तालाब में सारे बच्चे छोड़े जाएं ताकि उसकी जो पानी की गुणवत्ता है वो भी यकसां हो जाए तालाब की। और वहाँ हैचरी के पानी की गुणवत्ता में अगर कुछ ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो कई बार एक शॉकिंग होके उनको नुकसान हो सकता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखनी होती हैं जब मछली का बच्चा हम संचय करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि सुबह करें या शाम करें, तो हमारी सलाह ये है कि बहुत तेज़ धूप में न किया जाए मछली का बच्चा संचय। बस इससे बचा जाए या तो मॉर्निंग आवर्स में 11 बजे तक या शाम को 4 बजे से 3 बजे से, जब धूप का लेवल कम हो जाए। डिपेंड करता है कि अगर बादल हो रहे हैं तो फिर पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है मत्स्य बीज के प्राप्ति स्थान की। तो आप इसके बीज को किसी सरकारी या निजी हैचरियों से खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भी मछली बीज के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो आप उनसे भी बीज ले सकते हैं। जो हम बीज लाएंगे वो लगभग 25 मिलीमीटर साइज़ का यानी 1 इंच साइज़ का बीज होगा। अगर हम उस बीज को सीधे सीधे तालाब में डालना चाहते हैं तो हमें ये मान के चलिए कि 1 हेक्टेयर में कम से कम 60-70 हज़ार बीज डालें ताकि उसमें से 15,000 बच्चे एट द एंड बचे हुए निकल आएँ और 25-30% तक सर्वाइवल आ जाए। हमारी सलाह ये है और जो वैज्ञानिकों की सलाह है वो भी यही है कि अधिकतम 5 फीट पानी और न्यूनतम 3-3.5 फीट पानी, इससे कम नहीं होना चाहिए।
और 5 फीट से अधिक अगर हम पानी रखते हैं तो हमारा उसमें चारा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो पानी का कोई मतलब नहीं रह जाता। 5 फीट काफ़ी है। हम किसान भाइयों को इस सलाह देते हैं कि इसमें आपको कब क्या चीज़ कितने अवयव डालने हैं, कितना भोजन देना है बाहर से। अगर पीएच पानी का घट रहा है तो हम चूना डालेंगे तो कितना चूना डालेंगे। अगर हमारे यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स यानी जो हरित प्लवक हैं उनकी संख्या घट रही है तो हम इनऑर्गेनिक जो खाद है, यूरिया है और सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटाश है, ये सब चीज़ें हम डालेंगे। लेकिन 5 फीट पानी अधिकतम और 3.5 फीट न्यूनतम, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का अच्छा साधन बनता जा रहा है। और इस लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से करें बकरी पालन व्यवसाय जिससे यह लाभकारी साबित हो, इस बारे में जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। भारतवर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बकरी पालन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों के लघु किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान और ऐसे किसान जो अभी कोरोना प्रकोप से ग्रसित हैं और प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए बकरी पालन एक लाभदायक सिद्ध होता है। चूँकि ये एक छोटे आकार का है और कम लागत में कम समय में अधिक इनकम का साधन स्रोत है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस के लिए किया जाता है, दूध के लिए किया जाता है और रोआ के लिए किया जाता है। तो कहीं अच्छे जगह, अच्छे संस्थान से, सरकारी संस्थान से, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो, वहाँ जाके आसानी से बकरी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण होने के बाद छोटे स्तर से बकरी पालन को शुरुआत करना चाहिए। अगर हम लोग व्यवसाय को देखें, एक लघु व्यवसाय और एक कॉमर्शियल व्यवसाय, तो छोटे व्यवसाय के लिए जो किसान हैं वो 4 बकरी से शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। और जो कमर्शियल बकरी पालन करना चाहते हैं वो 20 बकरी से शुरुआत करें। और इसमें चयन करना है कि किस तरह का नस्ल को हम रखें, कि हम दूध और मांस के लिए उत्पादन के लिए रखना चाह रहे हैं या मांस के लिए। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों के सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी के सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। अगर हम लोग देखें तो मुख्य रूप से जो मांस के लिए लाभदायक बकरी हैं वो है ब्लैक बंगाल, गंजायाम और असम हिल। अगर हम लोग देखें दूध और मांस के लिए तो जमुनापारी, सिरोही, जलावाड़ी आदि नस्ल की बकरी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। और अगर हम लोग देखें कि दूध के लिए खास करके जो रखते हैं उसमें बीटल है, आपका झकराना है और मलावाड़ी इत्यादि नस्ल जो है काफ़ी लाभदायक होते हैं। अगर हम लोग रोआ के लिए देखें, भारतवर्ष में रोआ का भी उत्पादन काफ़ी होता है, तो ऐसे में अंगोरा नस्ल का बकरी है, पासमीना है, चेगू है, चांथंगी है। इस तरह का बकरी पालन से हम लोग रोआ का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग का भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 35 से 40% बकरी का वध मांस के लिए किया जाता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी की शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बकरी के शेड के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके। घास का देखें तो एक ऊंची जगह का चयन करना चाहिए। साथ ही 10 से 12 वर्ग फीट का एक जगह होना चाहिए। इसके लिए जो छोटे व्यवसाय करते हैं उसके लिए जो 2 बकरी और छौने हैं साथ में, उसके लिए 5 से 8 फीट का जगह का जरूरत पड़ता है। और जो बड़े फार्म चलाते, जो कमर्शियल फार्म है, उसके लिए 10 से 12 वर्ग फीट का जरूरत पड़ेगा।
इसके साथ ही कुछ बीमारियां हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के बकरी पालन करें। जैसे खास करके बच्चों के लिए निमोनिया काफ़ी होता है, तो निमोनिया का हम लोग निवारण करेंगे। इंट्रोटॉक्सिमिया का हम लोग टीका करेंगे और PPR का टीका करेंगे। इसके साथ ही देखा जाता है कि परजीवी रोग बहुत प्रकोप होता है, चाहे अंतः परजीवी हो चाहे बाह्य परजीवी है, इसके लिए भी हम लोग डिवर्मिंग करा देंगे, कृमिनाशक दवा इसमें देंगे। उस समय को ध्यान में रखते हुए अगर बकरी पालन करें तो मार्केट का जो प्रबंधन है वो आसानी से हो सकता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही बावेस्टिन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। ग्वार में सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए थाइमेथोजेम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। सफेद लट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करके सिंचाई देवें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है माउली जिला उदयपुर के किसान नरेंद्र सिंह ने। आप गाजर घास के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो नरेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, जो गाजर घास है ये हमारे एक खरपतवार है, बिल्कुल, और इसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। ये फसलों के साथ साथ में जो मानव जाति है, पशु हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये बरसात में काफ़ी पनपती है हमारे आसपास भी। इससे मानव जाति को उससे एलर्जी होती है, त्वचा रोग होते हैं, दमा की बीमारी भी होती है इसके संपर्क में आने से। गाजर घास का, किसान भाइयों, गाजर घास का फैलाव है जो इसके जो बीजों के द्वारा होता है। जैसे अब गाजर घास खड़ी है, वो परिपक्व होने पर हवा के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, मनुष्य द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर के बीजों का प्रकीर्णन होता रहता है। तो इनके प्रकीर्णन में ये जो पशु पक्षी हैं, हवा है, इनके द्वारा इनका फैलाव होता है। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। तो जिन भी किसान भाइयों के खेतों में ये गाजर घास है, वांछित पौधा है जी, तो उसको उखाड़ करके उसको दबा दें, क्योंकि आए साल जो बाहर अपने खेतों के मेड़ पे या शहर के आसपास कहीं भी खड़ी रहती है, तो उसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर वो काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसको उखाड़ करके, ये नहीं कि भाई इनको वहीं डाल दें, इनको दबाएं, जिससे इनके जो बीज हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, और उससे पशु भी अपने जैसे चारा गाय हैं उनमें चरने के लिए जाते हैं, तो वो भी इसके साथ साथ में संपर्क में उनको खा भी लेते हैं, तो उनमें भी गर्भपात जैसी समस्याएं बहुत हो जाती हैं। तो किसानों से यह है कि इस घास को अपन को, या जो पशुओं को जो नुकसान कर रही है या मनुष्य को नुकसान कर रही है, तो अपने इसको
उखाड़ें, अपने मेड़ों से भी उखाड़ें और खेत से भी उखाड़ करके इसको दबा दें, जिससे क्या उनको एलर्जी नहीं हो, स्वास्थ्य भी सही रहे। जिन खेतों में ये जो चारागाह हैं या और हैं, उनके जो पैराक्वेट नाम की एक खरपतवार नाशी दवा है, उसका स्प्रे करने पर ये नष्ट हो जाती है, इसके बीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो पैराक्वेट है वो उस दवा का स्प्रे करें इसके ऊपर। कि सभी किसान भाई जिनके भी यहाँ मेड़ पे या खेतों में जो ये गाजर घास है, तो इसको उखाड़ करके और सभी के साथ सामूहिक रूप से इसको गड्ढा खोद के दबाएं, जिससे इसके बीज भी नष्ट हो जाएंगे और इसके काफी संख्या भी काफी हो जाएगी। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। शहरों में भी एक अभियान के रूप में इनको लेकर के हम देखते हैं, काफी शहरों के प्लाटों में भी काफी खड़ी हुई रहती है जी। तो वहाँ पर भी ये इनको सामूहिक रूप से यदि इसको नष्ट किया जाए तो वो हो सकता है, इसका मैनेजमेंट हो सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512।
साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।